सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज हम लोग कवर करेंगे टॉपिक आपका ऑक्सो एनायंस एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जिसमें पर्टिकुलरली फोकस रहेगा हमारा K2Cr2O7 मतलब आपका और मेरा फेवरेट पोटेशियम डाइक्रोमेट, और उसके साथ साथ KMnO4 मींस पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यहाँ पर अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो प्रिपरेशन हो सकता है। आपको लगता होगी प्रिपरेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास यहाँ पर पूछे जाने वाली आयोनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस के पीछे कुछ सेंस होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, जिसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल द मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कैसे वो अपने पास वेरी करती है विद द ग्रुप नंबर। ऑक्साइड्स का हम लोग यहाँ पर नेचर भी देखेंगे, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, सभी तरीके के नेचर डिस्कस किए जाएंगे। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स में अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, मींस आपके पास जो ट्रांजिशन सीरीज के जो मेटल्स हैं, इनमें हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, एक लॉजिक पढ़ा था, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के पीछे रहता है। ठीक है, या उससे पहले चलो एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है ऑक्साइड्स का, ये आपके जनरल फॉर्मूले लिखे हुए। जनरल फॉर्मूले मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिस तरीके का ऑक्साइड आपको बनाते हुए दिखेंगे, ये उनकी फॉर्म है। MO, M2O3, M3O4, मतलब जैसे Fe2O3, Fe3O4। यहाँ पर M का मतलब क्या है, जो भी मेटल यहाँ पर अपना ऑक्साइड बना रहा होगा। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि जितने मेटल्स हैं वो सारे ही मेटल्स इस तरीके का ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है जनरली हमें कितने तरीके के ऑक्साइड्स डी ब्लॉक एलिमेंट में से मिल सकते हैं, तो ये आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जब अपने पास ऑक्साइड बनता है तो ऑक्साइड बनाने के लिए मेटल्स की क्या चीज इंपॉर्टेंट रहती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, उसी के बेसिस पर ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स बनते हैं। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी जाए, जो अपने पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इन मेटल्स की, इसके लिए हम लोगों ने क्या रूल पढ़ा था, ये कोइंसाइड करती है किसके साथ, अपने पास उनके ग्रुप नंबर से। ग्रुप नंबर का मतलब है, जैसे आप स्कैंडियम को देखोगे तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर कौन सा रहता है अपने पास, ग्रुप नंबर 3। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आती थी आपके पास, 3 हाईएस्ट थी, जो कि तो हाईएस्ट है। जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम की हाईएस्ट कितनी रहती है अपने पास, 4, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। तो जो उसका ग्रुप नंबर होगा वही उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहती थी। ये वाली बात हमारे पास पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये रूल आपको कहां लगाना है, सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, कहीं और मत लगा देना इसको, ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स के लिए रहता है अपने पास। तो ट्रांजिशन मेटल्स के लिए अपने पास ये रूल चलता है। तो हम लोग जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, देखो ऑक्साइड्स जब बनाए जाएंगे तो अपने पास जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं या ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, मींस जो मेटल्स हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने का मतलब है कि आपके पास जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी अपने पास पर्टिकुलर एलिमेंट रखता है, वो हर तरीके के ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्साइड्स का फिर नेचर भी होता है। वैसे जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, जनरली मेटल ऑक्साइड्स का क्या नेचर पढ़ा है अभी तक आप लोगों ने, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर। यहां दोनों ही है। कैसे, अगर मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में क्या है, आपके पास जब ऑक्साइड बनेगा ना, तो कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनेंगे। तो अपने पास जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है अपने पास इंटरमीडिएट, और एक होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब कोई भी मेटल अपनी सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जाकर के ऑक्साइड बना के दिखाएगा, तो उन ऑक्साइड्स का अपने पास जो नेचर है वो होता है बेसिक। फिर अगर वो अपने इंटरमीडिएट वाली में है, तो वहां से मिलने वाले जो ऑक्साइड का नेचर है वो एम्फोटेरिक होता है, और जब ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ होगा, तो अपने को कौन सा नेचर मिलेगा उन ऑक्साइड्स का, एसिडिक। सबसे पहले तो ये ट्रेंड आप लोगों के लिए याद रखना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की तरफ बढ़ेंगे ऑक्साइड्स फॉर अ पर्टिकुलर मेटल, तो उनका जो अपने पास नेचर है वो बेसिक से किसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, एसिडिक की तरफ। तो लोअर वाले बेसिक हैं और हायर वाले एसिडिक हैं। मैं इस पे लिख देता हूं फॉर अ पर्टिकुलर मेटल।
ठीक है, ऐसा मत करना कि कहीं आपने अलग अलग कंपेयर कर दिया, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आप कहीं क्रोमियम की कंपेयर कर रहे हो और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं आप मैंगनीज को लेके जा रहे हो। एक बारी में एक ही मेटल की होगी, उसी मेटल की लोअर से लेकर के हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाएंगे जहां पर वो आपके पास ऑक्साइड्स बना रहा है। ठीक है, इतनी चीज आई यहां पर समझ में जो आपको यहां पर बताया गया है। अब होगा क्या, जैसे आप स्कैंडियम को देखते हो ना, आपको पता है कि स्कैंडियम के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, सिर्फ +3। तो यहां से ना वो वेरिएशन वाला फैक्टर हट जाता है। तो स्कैंडियम को भी आप थोड़ी देर के लिए साइड रख देना, स्कैंडियम का भी कुछ काम नहीं है क्योंकि इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती ही एक है, एक का मतलब है बस +3 वाली दिखाता है, तो इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और वो भी जितनी ज्यादा है उतना बेहतर तरीके से आपको ट्रेंड सीखने को मिलेगा या पढ़ने के लिए मौका मिलेगा। तो पहले आप लोग ये नोट कर दो, फिर किसी एक सीरीज का ऑक्साइड कर लेते हैं। चलो चलो यहां पर देखो, अभी ये मैंने यहां पर आपके मैंगनीज के ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स यहां पर लिखे हुए हैं, जहां पर मैंगनीज सबसे पहले जहां से शुरुआत कर रहा है, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पर मैंगनीज अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा आपको, +2। इसके बाद यहां पर क्या निकल करके आएगी, 8/3। यहां पर कितनी आ जाएगी, 2x = 6, 3। फिर यहां पर कितनी आएगी, 4, और यहां पर कितनी आएगी, 7। ठीक है, +2, 8/3, 3, 4, 7। तो अगर मैं देखूं मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। अभी अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है या बेसिक नेचर बढ़ता है। इसका मतलब है इनमें सबसे अच्छा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, Mn2O7। ठीक है, एसिडिक नेचर अपने पास इंक्रीज करेगा। एक और जरूरी चीज है, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ जो आयोनिक बॉन्ड होता है, आपको पता होगा कि अगर अपने पास कभी मेटल और नॉन मेटल बॉन्ड करते हैं तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होने वाली बॉन्डिंग कैसी रहती है, अपने पास आयोनिक। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना, तो बॉन्ड का जो आयोनिक नेचर है वो घटना शुरू कर देता है। इसका मतलब है लास्ट वाले में जो बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और वैसे ही आपके पास जो शुरू वाला है इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ूंगा तो लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ने पर जो आयोनिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है। नेचर लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाले जो है उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसा जो बॉन्ड होता है हम लोगों के पास, जो बॉन्ड की अपने पास देखो कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में पार्शियल कोवेलेंट और पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होता है। मतलब 100% प्योर आयनिक बॉन्ड्स जो है एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें जरूर होता है। फजान्स रूल आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, फजान्स रूल जो था तो वो आपको यही चीज बताता था। इसीलिए जहां भी हमारे पास कभी बॉन्डिंग की बात होती है तो हम लोग अब प्योर आयनिक की बात नहीं करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। तो अगर मैं देखूं मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ूंगा तो आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, लेकिन कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज करने लग जाएगा आपके पास, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। फिर अपने पास जैसे ये शुरू वाले हैं, जो अगर आप इनको शुरुआत वालों को देखोगे तो ये इनका नेचर अगर किसी को प्रेडिक्ट करना है तो वो बोल देगा ये अपने पास बेसिक है। फिर इंटरमीडिएटरी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है कैसी थी आपके पास, ये एम्फोटेरिक थी, और लास्ट वाला कैसा हो जाएगा, फिर ये एसिडिक हो जाएगा, Mn2O7। ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़े, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, बेसिक से एसिडिक का शिफ्ट हो गया, और आयनिक कैरेक्टर जो था वो अपने पास क्या करने लग गया, डिक्रीज करने लग गया, जैसे जैसे हम लोग यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये आपके पास एक ट्रेंड की हम लोग बात देख लेते हैं कि ट्रेंड में क्या होता है अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे। आप लोगों को भी पता है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो और स्टेबल होती चली जा रही है। ठीक है, +2 एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी जिसको सारे ही मेटल्स शो करते थे, सिर्फ एक को छोड़ करके, कौन सा, स्कैंडियम। अगर आप स्कैंडियम को हटा दोगे तो फिर +2 अपने पास सभी शो करते हैं। और जैसे जैसे आप यहां पर स्कैंडियम से किसकी तरफ मूव करोगे, लास्ट में कौन पड़ेगा, जिंक। तो जिंक के पास जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल निकल करके आएगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आगे मूव कर रहे हैं तो +2 ज्यादा स्टेबल हो रही है। और यही एक रीजन रहता है कि अपने पास जो ऑक्साइड्स है ना, इन एलिमेंट्स के, आप यहां पर देख रहे हो, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स, क्या कर रहे हो, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स है +2 वाले, इनके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनके लिए हम लोगों ने पढ़ी थी E0 की वैल्यू। याद है किसी को, E0 की वैल्यूज हम लोगों ने पढ़ी हुई है। E0 निकालते थे, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते थे, जो कि +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का रहता था, और कहते थे अपने पास जितना नेगेटिव निकल करके आएगा, जितना नेगेटिव होगा उतना स्टेबल ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहेंगी। ठीक है, तो उसमें जो वैनेडियम है और जो क्रोमियम है, इनके जो सेकंड ऑक्साइड्स हैं, ये अपने पास सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बनते थे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है, बट हाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ग्रुप में आप देखोगे कि जब मैं ऊपर से नीचे बढ़ूंगा तो उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पास कौन सा रहता था? ऑस्मियम वाला। ठीक है, ऑस्मियम कौन से ग्रुप में पड़ता था? आयरन वाले ग्रुप में। ये वाला ग्रुप रहता था अपने पास आयरन वाला। फेरारी रन्स ऑन हाई स्पीड, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ये आपके पास आयरन वाला ग्रुप है, तो इसमें जो ऑस्मियम है, ऑस्मियम कहां तक जाता है अपने पास? +8 तक जाता है। ठीक है, और वो भी आइसोलेटेड स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है अपने पास एक ट्रेंड जो कि ऑलरेडी पहले भी डिस्कस हो चुका था, वो क्योंकि अब दोबारा से वो टॉपिक आया है तो इसलिए उसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया हम लोगों ने। चलो ठीक है, आप लोगों के पास अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। ठीक है, देखो अब ये जो आपके पास प्रिपरेशन यहाँ पे लिखी हुई है, प्रिपरेशन अपने पास सिंपल सी बात है, ये सभी को बोरिंग लगती है और है भी बोरिंग इसीलिए लग रही है। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो रिएक्शन जैसी लिखी हुई है ना स्टेप बाय स्टेप, ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, रिएक्शन में मोस्टली टाइम क्या होता है, प्रिपरेशन अब ज्यादातर टाइम आती नहीं है बोर्ड में लिखने को, बट फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी इसकी सिग्निफिकेंस बनी हुई है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि हम लोग जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट देखो बनाएंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए कौन सा ओर उठाते हैं हम लोग? क्रोमाइट ओर। ठीक है, ये FeCl2O4 जो है आपके पास क्रोमाइट ओर है, मतलब क्रोमियम का ओर है। शुरुआत में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रोमाइट ओर को फ्यूज किया जाता है। फ्यूज का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने पर आपको सोडियम क्रोमेट मिलता है। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं मिलेगा, पहले क्या मिलेगा आपको? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CrO4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अब इसके बाद ये जो आपको सोडियम क्रोमेट मिल रही है ना, देखो दो तरीके हैं। पहली बात तो क्रोमाइट ओर पे, या तो आप क्रोमाइट ओर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज कर दो या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए यहां पर वो क्या है? सोडियम क्रोमेट। वो दोनों ही जगह से बन जाएगा, ऊपर वाली रिएक्शन भी दे देगी, नीचे वाली रिएक्शन भी दे देगी। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये जो सोडियम क्रोमेट आया है, सोडियम क्रोमेट को कन्वर्ट करना है किसी तरीके से सोडियम डाइक्रोमेट में, तो इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया जाता है। ठीक है, मींस H2SO4 जो आप यहां पर देख रहे हो, इसको हमने एक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर आपको मिल गया Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 मिल रहा है और उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट और वाटर रिलीज हो रहा है। बस जहां आप सेकंड स्टेप तक पहुंचे, अब उसके बाद क्या होगा, बस एक स्टेप बचा हुआ है। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है और इसके साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पर K2Cr2O7 बन जाएगा और Na और Cl बचा है तो NaCl बाहर आ गई, K2Cr2O7 बन गया जो आपको चाहिए था। ये होती है K2Cr2O7 की प्रिपरेशन, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन वाला पार्ट बस इतना ही है। दो मेथड होंगे, एक और भी है, एक ही है। देखो श्वेता, अगर मेरे को पता होता, मैंने कई बार बोला, मैं बस वही पढ़ा था, कोई इसका कुछ नहीं पता। क्या पता आपके यहाँ आए पर किसी और बच्चे के यहाँ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये वाला नहीं नहीं, ये तब होता है जब इसको रिफाइन कर दोगे आप, रिफाइंड होना चाहिए। वैसे लैब में जो प्रिपेयर होता है वो प्योर ही होता है। अब अगर ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिलेगा तो नीचे सेटल डाउन हो रखा होगा, तो पहले तो आपको इसको क्रिस्टल करना पड़ेगा, मतलब वहां से जो इसका वो वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट, वो अलग होगा। फिर यहाँ से जो आपके पास NaCl आएगा वो अभी कैसा है, वो आपके पास मॉइस्ट फॉर्म में होगा, तो उसमें से फिर WOC हटाई जाएगी, तब आखिरी में रिफाइंड NaCl आएगा, तब एडिबल हो सकता है वो। क्योंकि लैब में तो जब भी ये बनते हैं ना पाउडर, ये तो नीचे सेटल हो जाते टेस्ट ट्यूब में, अब आप उसको थोड़ी टेस्ट कर सकते हो निकाल के, उसको रिफाइन करना पड़ेगा पहले, तब टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो ये भी मिला हुआ है। बाय प्रोडक्ट्स बहुत तरीके होते हैं, मतलब हम लोग वो तरीका प्रेफर करते हैं अगर कभी प्रिपेयर कर रहे होंगे जिसमें मेरे को मेहनत कम से कम करनी पड़े। अगर प्योरिफिकेशन की भी बात है तो प्योरिफिकेशन में भी कम से कम मेरी मेहनत हो और ईल्ड ज्यादा से ज्यादा हो। ये क्या है, ये कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है, ये अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि NaCl प्रिपेयर हो रहा है, पर कितना हो रहा है ये भी देखना पड़ेगा कि ये कितना लूंगा तो ये कितना बनेगा, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मैटर करता है फिर वहां पर। वैसे आपके पास ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट लैब से तो काम आता ही आता है और जेल में भी काम आता है, मतलब आपको लैब से जेल तक पहुंचा सकता है। किसी को पता है क्यों? कितने लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव किया हुआ है? और अच्छा चलो, कितने लोगों ने ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए देखा है? नीरज ने। आपने देखा होगा पुलिस वाले क्या करते हैं, अल्कोहल मीटर लगाते हैं। हाँ,
तो वो जो अल्कोहल मीटर होता है ना आपका, ब्रेथ एनालाइजर जिसको हम लोग कहते हैं, वो कर क्या रहा है, उसके अंदर आपके पास यही रखा हुआ है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कलर है ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जब इस पे हम लोग अल्कोहल पास कराते हैं ना, मतलब जब इस पे अल्कोहल की वेपर्स भी अगर इस पे जाएंगी तो ये ग्रीन कलर का टर्न हो जाता है सॉल्यूशन। तो बस वो इतना ही करते हैं, तब वो कहते हैं बस भाई ले इसे फूक मार, और जहां फूक मारा वहां पर्ची निकल जाती है। तो वो ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ग्रीन में। और वो एक ही शर्त पे हो सकता है, जब आपके पास उसने उस समय क्या कर रखी हो, ड्रिंक कर रखी हो। एथेनॉल ही होती है उसमें, जितनी भी आपके पास ड्रिंक्स आते हैं उसमें एथेनॉल रहती है। तो वोलेटाइल लिक्विड है अपने पास अल्कोहल एक, इसीलिए उसकी जो वेपर्स है वो जा रही हैं और ऑरेंज कलर के सोल्यूशन को किस में टर्न कर दे रही है, अपने पास ग्रीन कलर सोल्यूशन में। तो वो अल्कोहल मीटर जो होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। तो वहां पे भी ये K2Cr2O7 लगी हुई होती है उसमें। देखो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ठीक है। K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज में अपने पास सबसे पहले शुरुआत करते हैं कलर से। अगर K2Cr2O7 के कलर की बात करी जाएगी तो कलर कैसा होता है हमारे पास इसका, ऑरेंज कलर। ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर सेकंड में आपको यहाँ पर इसकी सॉलिबिलिटी जो लिखी हुई है, अगर मैं सॉलिबिलिटी को देखूं तो सॉलिबिलिटी में आप ये नहीं कह सकते हो कि हाईली सॉल्युबल है, ठीक ठाक सॉलिबिलिटी रखता है अपने पास ठंडे पानी में। और बाकी अगर आप इसको जाकर के डिसॉल्व करोगे हॉट वाटर में, तो हॉट वाटर में तो फिर ये हाईली सॉल्युबल है। तो कोल्ड वाटर में जो सॉलिबिलिटी है वो मॉडरेट है, और उसके साथ साथ हॉट वाटर में जो सॉलिबिलिटी है अपने पास वो कैसी है, इसकी हाई सॉलिबिलिटी। हीट कर देंगे अगर K2Cr2O7 को, तो ये अपने पास ब्रेक हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट में, और उसके साथ साथ यहाँ से क्रोमिक ऑक्साइड भी रिलीज होता है, और उसके साथ यहाँ पर एक और गैस रिलीज हो रही है जिसका नाम है ऑक्सीजन। एक्शन विद एल्कलाइज का मतलब है अगर इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, तो देखो K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। वापिस से आपके पास एक कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है K2CrO4, ये क्या है मेरे पास, पोटेशियम क्रोमेट है, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या बनकर के आ गया अपने पास, पोटेशियम क्रोमेट, येलो कलर का होता है ये। अब ये क्या दे रखा है, देखो नीचे ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये रिएक्शन अपने पास वो पार्ट है जो आपसे पूछे जाते हैं, आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ होगा, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव लिखा हुआ होगा, और राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन मार्क होगी, मतलब राइट हैंड साइड आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर मैं ओवरऑल वैल्यू को देखूं कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा, यहाँ पर भी पोटेशियम है, यहाँ पर भी पोटेशियम है, तो दोनों में ये +2 है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अभी आज इनको ही सीखना है हमें कि ये जो रिएक्शन से काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस की मैं बात कर रहा था, आयोनिक इक्वेशन जिनको हम कहते हैं, ये आयोनिक इक्वेशंस आपको पढ़नी है, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट वाले उसमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है अगले में, ये जो K2CrO4 था ना अपने पास, K2CrO4 मतलब पोटेशियम क्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट को आपने जाकर के एसिडिक मीडियम में डाला, H2SO4 के साथ जब ये गया तो यहां से देखो वापस क्या बन गया अपने पास, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जब पोटेशियम क्रोमेट बनता है, अगर उसको मैं दोबारा एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो वापस आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट यहां से वापस मिल जाएगा, और नीचे लिखी हुई है उसकी आयोनिक इक्वेशन। तो आयोनिक इक्वेशंस जो होती है, आयोनिक इक्वेशंस हार्ड नहीं है, मतलब ऐसा मत समझना कि आपको रटनी है सारी, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, अभी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे काम करता है, थोड़े बहुत रूल्स हैं उनको ध्यान रखना। और जिसने क्लास 11th में एक चैप्टर हुआ करता था रिडॉक्स रिएक्शन, जिसने रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से पढ़ रखा है उसको तो एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप लोगों ने करा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अगली प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है आपके पास क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। ये जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में देखो क्या करते हैं हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मिला रहे हैं, और ये पूरी रिएक्शन किसमें कैरी होती है अपने पास, एक एसिडिक मीडियम में, ठीक है। यहां से आपके पास एक कंपाउंड बनता है जो क्रोमिल क्लोराइड है ना, इसकी वेपर्स निकलती हैं, जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, आपकी टेस्ट ट्यूब से समवॉट ऑरेंज रेड या आप कह दो ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती है, जो इस बात की प्रेजेंस को अपने पास डिटेक्ट करेगी कि यहां पे मेरे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो क्रोमिल क्लोराइड है, ठीक है। फिर ये जो क्रोमिल क्लोराइड है ना, इसी क्रोमिल क्लोराइड को आगे भेजा जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। ये जो क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड को हम लोग यूज करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद देखो इस पे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या बन रहा है, K2Cr2O7 HCl के साथ मिलकर के बना रहे हैं CrCl3, और एक गैस निकल रही है यहां से, और इस गैस का नाम क्या है मेरे पास, ये है क्लोरीन गैस। ये वाली भी रिएक्शन आपके पास आयंस की फॉर्म में आएगी, अभी आयंस की फॉर्म में इसको आगे देखेंगे। और लास्ट वाला जो रिएक्शन दे रखा है, लास्ट वाला रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ये रही नीचे उसकी आयोनिक इक्वेशन। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इंपॉर्टेंट का मतलब है मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई होती है, राइट हैंड साइड नहीं लिखी हुई होती है। तो अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसको रटना पड़ेगा, तो रटना नहीं है, हो जाएगा, अभी देखते हैं इसको थोड़ी देर में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव है,
धीरे धीरे क्या होता है, जो ब्लू कलर है ना अपने पास, ये ब्लू कलर इसका फेड होने लगेगा। किसका ब्लू कलर? ये जो CrO5 बन रही है, जो CrO5 है कैसे कलर का है अपने पास, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ जो ये CrO5 है, क्रोमियम का जो आप यहाँ पे ऑक्साइड देख रहे हो ना पेंटा वाला, ये अपने आप ही डिकम्पोज होने लगता है और डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका जो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो अपने आप ही डिसअपेयर भी हो जाएगा थोड़ी देर में। फिर आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर से ही क्वेश्चन आता है आपके पास, ये लिखी हुई आयनिक रिएक्शन यहाँ पर, ये वाली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। देखो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 की रिएक्शन हुई H2SO4 के साथ। अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में से जो आप सल्फेट आयन देख रहे हो, सल्फेट आयन किसके पास चला गया यहाँ पर, क्रोमियम के पास, और पोटेशियम के साथ क्या जुड़ रखा है, एक और सल्फेट, और उसके साथ साथ वाटर रिलीज हुई और नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है लिमिटेड ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो रही है। अब ये जो अपने पास K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये ऑक्सीडेशन करा रहा है, ठीक है, ये दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसका क्या हुआ होगा अपने पास, रिडक्शन हुआ होगा। तो इसका रिडक्शन हुआ, लेकिन इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में से एक है। कौन अपने पास, K2Cr2O7। इसकी ये जो आयनिक इक्वेशंस हैं, अब नीचे अपने पास ना इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब अपने पास आयंस की फॉर्म में क्या हुआ होगा। पहले आप इस क्रोमियम को यहां पर इससे मिलाओ। आप मेरे को बता सकते हो इधर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो ये आप ध्यान से समझना, ये 2x -14 इक्वल्स टू किसके रखेंगे हम लोग, -2 के। ओवरऑल चार्ज यहां पर -2 है, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 14 - 2 कितना आएगा, 12। x की वैल्यू कितनी आ रही है, +6। तो ये आपको बता रहा है कि यहां पे जो क्रोमियम था, ये क्रोमियम किस में था, +6 में था, और राइट हैंड साइड ये क्रोमियम किस में चला गया आपके पास, +3 में। अगर ये +6 से +3 हो गया, +6 से +3 होने का मतलब है अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू, चार्ज में भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होती है, या मैं बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, तो इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं या रिडक्शन कहते हैं। ये आपके पास रिडक्शन है, ठीक है। ये आगे आपके पास क्लास 11 की रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मेरे पास पॉजिटिव में चार्ज कम हो रहा है आयन पे, तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा था, अपने पास रिडक्शन हो रहा था। तो ये +6 से +3 चला गया। ध्यान रहे मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव में कम हो रहा है, और अगर चार्ज की ओवरऑल वैल्यू बढ़ने लगती है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास जो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन का क्या हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन का हो रहा है आपके पास यहां पर रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हुआ, इसीलिए कौन सा एजेंट बन गया अपने पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो एक्शन है वो असलियत में डाइक्रोमेट आयन रखता है। एक अपने पास डाइक्रोमेट आयन है और एक क्रोमाइट आयन है, अभी दोनों को देखेंगे, डाइक्रोमेट को भी और क्रोमेट को भी। तो ये आज हम लोगों को इसमें पढ़ना है, इन वाली रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, ये इस पे आज हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये चीज आपको कभी गिवन नहीं होगी कि जब डाइक्रोमेट आयन अपने पास Cr3+ में बनता है तो होता क्या है। देखो इसको मैं समझा देता हूं, हुआ क्या। Cr2O7 2 नेगेटिव था, Cr2O7 2 नेगेटिव अगर आगे अपने पास रिडक्शन करेगा अपना, तो ये कौन सा आयन बना देगा यहां से, Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। Cr2O7 2 नेगेटिव, और उससे क्या मिल रहा है आपको, Cr3 पॉजिटिव आगे। अब आ जाओ रिडॉक्स रिएक्शंस में आपको क्या सिखाया गया है। आपको सिखाया गया है कि पहले ये देखो कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, वो बराबर है या नहीं। यहाँ पे क्रोमियम कितने थे, 2, तो यहाँ पे भी क्रोमियम कितने होने चाहिए, 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद अब करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड पर कितनी ऑक्सीजन है आपके पास, टोटल 7, तो इधर कितने H2O ऐड कर दो, 7 H2O। जहां आपने इधर 7 H2O ऐड करे, राइट हैंड साइड पर कितनी हाइड्रोजन हो गई, हाइड्रोजन 14। अगर राइट हैंड साइड पर 14 हाइड्रोजन हो गई, तो इधर कितने H पॉजिटिव ऐड कर दो, 14 H पॉजिटिव ऐड कर दो। अब अगर मेरे पास कुछ बच गया है बैलेंस करने को, तो वो है आपके पास चार्ज, ओवरऑल चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड पर ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 + 14, -2 और +14 को अगर जोड़ दिया जाए तो आंसर कितना आएगा, +12। और जो आपकी राइट हैंड साइड है, यहां पर ओवरऑल चार्ज कितना बन रहा है, 2 3 6, +6। अब सीधी सी बात है, +6 को +12 तो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं जुड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर आपको हेल्प लेनी है तो 12 को 6 किया जा सकता है, ठीक है, +12 को +6 किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर क्या जोड़ दूं, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
जहां आपने लेफ्ट हैंड साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े, इसका मतलब है 12 में से क्या माइनस हो गया होगा, 6 माइनस हो गया होगा, और 12 में से 6 जाएगा तो 6, तो अब इधर भी +6 है और राइट हैंड साइड पर भी कितना है, +6। तो ऐसे बनी हुई है वो इक्वेशन। आई बात समझ में? अगर कभी भूल जाओ तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि रट के जाना है, आप इस चीज में प्रेशर में मत जाओ कि मैं भूल गया तो क्या होगा। बस इतना याद रख लो कि Cr2O7 2 नेगेटिव जब मेरे पास अपना रिडक्शन कराएगा तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा आगे, Cr3 पॉजिटिव। उसके बाद का तो आप खुद भी कर लोगे, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये देखो, ये तरीका आपके पास रहेगा कि कैसे हम लोगों को इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई बात समझ में? ये तो ऑक्सीडाइजिंग जो कैरेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पे ही पूरा फोकस रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास कुछ है तो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है। ये पूरी रिएक्शन नहीं करनी है, पूरी रिएक्शन नहीं आएगी, आप लोगों की किस्मत खराब है तो उसका मैं नहीं कह सकता हूं, बाकी तो नहीं आती है पूरी रिएक्शन। ठीक है, आयोनिक इक्वेशन ही पूछी जाती है, बट फिर भी यहाँ पे लिखी हुई है तो आप पढ़ के देखोगे तो समझ भी आ जाएगी। ठीक है, अब जो रिएक्शन है उनको पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। आयोनिक रिएक्शंस के पीछे लॉजिक होता है, या तो लॉजिकल चीजें हो रही हैं, वर्क कर रही हैं, इसलिए मैं समझा सकता हूं, बाकी ये तो देखो आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई बात समझ में? सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम लोग I2 को देखें तो ये क्या कर सकता है, ये अपने पास पोटेशियम आयोडाइड में से I2 को लिबरेट कर सकता है। I2 मतलब जो आयोडीन गैस होती है, आयोडीन गैस लिबरेट होगी, कहां से लिबरेट होगी, Ki से। इसका मतलब है फिर से हम लोगों को कौन क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, अपने पास Ki को। अब ये पूरी इक्वेशन आपके सामने लिखी है कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, पर हमें रिएक्शन पे फोकस नहीं करना है, हमें किस चीज पे फोकस करना है, यहाँ पर ये जो आयोनिक इक्वेशन लिखी हुई है, ये अभी हम लोग इसको ऐसा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गई एक चीज। फिर आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो हमारे पास आयरन के सॉल्ट्स होते हैं, आयरन के सॉल्ट से मतलब फेरस, फेरस से फेरिक बनाएगा, +2 से +3 की तरफ लाएगा आयरन को। तो ये लिखी हुई है देखो उसके नीचे ये वाली रिएक्शन, ये भी आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में आती है। और फिर नेक्स्ट वाले में जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, इसमें क्या करेगा, इसमें सल्फाइड को सल्फर में, सल्फाइड को सल्फर में बदलता हुआ दिखेगा। H2S आप देख सकते हो, H2S आगे कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख रखी है इसकी, आयोनिक रिएक्शन। फिर आगे सल्फाइड से सल्फेट, एक सल्फाइड से सल्फेट वाली रिएक्शन करनी है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि रिएक्शंस पे ना जाकर के आयनिक रिएक्शंस पे आप फोकस करना, बाकी इसकी अभी एक शॉर्ट समरी लिख देते हैं। फिर ये आगे अपने पास टिन वाला और लास्ट वाला है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपके पास इसकी शॉर्ट में समरी है। ठीक है, K2Cr2O7 का जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है इन पर्टिकुलर आयंस के साथ आपको पढ़ना है। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या करेगा, जो सल्फर है, सल्फर को अपने पास H2S में से S में ले गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले, ये जो I नेगेटिव है ना, I नेगेटिव में जो I2 आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी अपने पास, 0। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में I और I है, दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जितने भी आप डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखते हो, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे Cl2, Br2, I2, O2, N2, ये सब, इसमें अगर मैं पर्टिकुलरली किसी भी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो वो कितनी आएगी अपने पास, 0। तो पहले -1 थी, यहाँ पे जो आयोडीन है, आयोडीन की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, अब बढ़ गई। ठीक है, अब बढ़ गई। -1 से अगर कोई 0 की तरफ आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब वो नंबर बढ़ रहा है। और अगर आपके पास चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरे पास ऑक्सीडेशन। तो ये इनका ऑक्सीडेशन कर रहा है और अपना खुद का क्या करा रहा होगा पीछे, रिडक्शन। अगला वाला भी आप देख सकते हो, +2 से कहां चला गया, +3। फिर आप यहां पे चेक करो, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर सल्फर की निकालेंगे तो कितनी निकल करके आएगी हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर, बिल्कुल सही, -2 है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +2। तो +2 + x = 0, -2। अब -2 से कितना हो गया, 0। ठीक है, सल्फर पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। फिर ये अपने पास कौन सा आयन है अगला, सल्फाइड। ये सल्फाइड से पहुंच गया आगे सल्फेट में। अब इसके अंदर भी अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो वहां से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास थायोसल्फेट। थायोसल्फेट को भी अगर ये ऑक्सीडाइज करता है तो थायोसल्फेट भी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होता है, आगे सल्फेट में। बाकी उसके आगे टिन है, टिन का +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, आगे +4 में। जैसे SO3 था ना, SO3 2 नेगेटिव कौन सा आयन है आपके पास, ये सल्फाइड आयन है। सल्फाइड आयन में अगर आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो x -6 = -2 कितनी निकल करके आ जाएगी, -2 + 6 कितना आ गया अपने पास, +4। तो यहां पर सल्फर किस में है, मेरे पास +4 में है। और आप यहां पे चेक करो, सल्फेट में चेक कर लो, SO4 2 नेगेटिव में चेक करोगे तो x -8 = -2, x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, +6। तो यहां पर सल्फर किस में है, +6 में। बढ़ गया, +4 से +6 हो गया।
अगर +4 से +6 हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है अपने पास ऑक्सीडेशन। सिमिलरली आप यहां पर थायोसल्फेट में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है K2Cr2O7 का, तो मैंने इसलिए इसको शॉर्ट में लिख दिया क्या क्या चीजें आपके पास कराता है। कौन सा वाला? उसकी तो रिएक्शन है ना, वो तो रिएक्शन के लिए, उसमें तो कंपाउंड बनता है, उसमें आयनिक नहीं पढ़नी है आपको। ये वाला जो आप कह रहे हो ना, ये इसमें आयनिक नहीं है, ये तो एक टेस्ट की तरह हम लोग यूज करते हैं इसको। कल बताया था वो अल्कोहल मीटर वाला, ये वही है। बाकी ये उसकी पूरी रिएक्शंस हैं कि ओवरऑल जितनी ये चीजें हो रही हैं किन कंपाउंड्स के थ्रू हो रही होंगी। तो कंपाउंड्स पे ना जाकर के हम आयंस पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमसे पूछा भी आयंस जाएगा और इसके बाद आयंस के ही क्वेश्चन भी करते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म होता है और प्रिपरेशन के साथ साथ अपने पास जो प्रॉपर्टीज हैं डाइक्रोमेट की, मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट की, वो भी यहां पर आपके पास फिनिश होती है। कितने कंपाउंड से बना सकता है अपने पास जब ये किसी का ऑक्सीडेशन करेगा, वो अभी तक हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा कि आपसे वो कंपाउंड्स नहीं पूछेंगे, मींस आपसे वो चीजें नहीं पूछेंगे, पूरा कंपाउंड नहीं बनवाएंगे कभी भी। क्या पूछेंगे? उसके बीच में होने वाली आयोनिक इक्वेशंस। तो अब आ जाते हैं इस बोरिंग से टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, आपका और मेरा फेवरेट, जिसका नाम है आयोनिक इक्वेशंस की बैलेंसिंग। क्लास 11 में वैसे आप ये पार्ट कर चुके हो, जिसपे पूरा चैप्टर बना था, उसका नाम था रिडॉक्स रिएक्शंस। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने क्लास 11 ऐसी हवा में ही निकाल दी हो, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, यहां पर पढ़ लेना, सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो आयनिक इक्वेशंस की बैलेंसिंग कैसे करनी है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस करके बिल्कुल मत जाना। और इसके बाद आपसे ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई इक्वेशन बैलेंस ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो अपने पास आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने इससे भी जस्ट पहले समझाई थी। क्या? जैसे I नेगेटिव I2 बन जाएगा, H2S से क्या बन जाएगा? सल्फर बन जाएगा, जो आपके पास सल्फाइड आयन है उससे सल्फेट बन जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी गिवन नहीं होगा, आपको खुद निकालना होगा। आई बात समझ में? चलो फिर सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। तो ये रहा हमारे पास हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें डाइक्रोमेट आयन है 14H पॉजिटिव आयन से, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6I नेगेटिव। देखो H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास? H पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पर एसिडिक मीडियम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है कैसी है अपने पास? ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है। आई बात समझ में? जहां पे OH नेगेटिव लिखा होगा वो बेसिक मीडियम की होगी, जहां पर H पॉजिटिव लिखा होगा वो अपने पास एसिडिक मीडियम की होगी। यहाँ पे जो डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन के साथ एक और आयन इन्होंने लिख के दे दिया, जो कि है I नेगेटिव। थोड़ी देर के लिए I नेगेटिव को भूल जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें पता है करना क्या है, पर कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले डाइक्रोमेट आयन को उठाते हैं। आप मेरे को बताओ कि डाइक्रोमेट आयन क्या करेगा? डाइक्रोमेट आयन करेगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका खुद तो रिडक्शन हो रहा होगा ना। आ रही है बात समझ में? मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, और जो वैसे ही जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है अपने पास? ऑक्सीडेशन। तो अगर Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका क्या हुआ होगा? रिडक्शन। अब वैसे हम लोग ये पार्ट पढ़ चुके हैं कि जब रिडक्शन होता है तो रिडक्शन में क्या बनता है, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी रखेंगे ताकि आपको पता रहे कि भाई हर एक चीज पढ़नी जरूरी है, पिछला छोड़ेंगे तो आगे का भूल जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा। जब ये Cr2O7 2 नेगेटिव अपने पास रिड्यूस होता है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये रिड्यूस होने पर क्या बनाता है? ये बनाता था Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमेशा कॉमन रहना, इसलिए मैंने आपको बोला है कि भाई एक बार इस चीज को आप इसको याद कर लो बस, ताकि बार बार ये ना करना पड़े, क्योंकि हर रिएक्शन में यही होने वाला है, क्योंकि ये तो रिड्यूस होगा ही होगा। तो जब Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव बना, सबसे पहले क्या करेंगे? इसके आगे 2 लगाएंगे ताकि क्रोमियम बैलेंस हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या बताया था? लेफ्ट हैंड साइड पर अगर 7 ऑक्सीजन है तो इधर कितने H2O लगा दो आप? राइट हैंड साइड पर 7 H2O, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर 7 ऑक्सीजन है। 7 ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर करके। कितने वाटर मॉलिक्यूल? 7 वाटर मॉलिक्यूल। अब इससे क्या हुआ? इससे लेफ्ट हैंड साइड पर ना 14 हाइड्रोजन हो गई, यहां पर 14 हाइड्रोजन हो गई राइट हैंड साइड पर, और मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं यहां पर कितने H पॉजिटिव ऐड करूंगा? मैं यहां पर ऐड करूंगा 14 H पॉजिटिव आयंस टू बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन बैलेंस करनी थी, इसलिए 14 H पॉजिटिव ऐड कर दिए, बिकॉज हम लोगों ने जब H2O के साथ यहां पर ऐड किए थे मोल्स, तो उसके कारण यहां पे 14 हाइड्रोजन थी, तो यहां पे कितने H पॉजिटिव ऐड करेंगे? 14। सब कुछ क्लियर है? अभी भी कोई चीज यहां पर बैलेंस नहीं है, और उसका नाम है अपने पास चार्ज, ठीक है। देखो चार्ज बैलेंस करना सीखना। चार्ज पे क्या होगा? जब आपके पास राइट हैंड साइड पे आप देखोगे यहाँ पे +6 का चार्ज है टोटल, क्योंकि 2 3 होता है 6, तो यहाँ पे जो चार्ज बन रहा है मेरे पास राइट हैंड साइड पे कितना चार्ज बना? +6, बहुत अच्छी बात है। बट जो लेफ्ट हैंड साइड चार्ज बन रहा है वो बन रहा है +14 +14 -12। +14 -12 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज कितना है? लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज आएगा +12, क्योंकि भाई 14 में से 2 जाएगा तो 12 ही बचेगा।
अब मेरे को इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेके ना चार्ज बैलेंस करना है। क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है। किसकी हेल्प लेकर के? इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेके। सीधी सी बात है, मैं +6 के चार्ज को +12 नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा ना तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, वो चार्ज को आपका लोअर करेगा, इंटेंसिटी को कम करेगा, और प्रोटॉन ऐड होते नहीं है रिएक्शन में। तो 12 को तो 6 किया जा सकता है। 12 को 6 कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे को 12 को 6 करना है तो 12 में से क्या माइनस करेंगे? 6 माइनस करेंगे। तो -6 का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन बनाएंगे? -6 का चार्ज बनाएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके आओगे तो -6 का चार्ज बन जाएगा। ये लो, हो गया आपका रिडक्शन ऑफ बैलेंस। तो वैसे ये पार्ट हो चुका था, बट मैंने फिर भी एक बार दोबारा से बता दिया, क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा। तो हर रिएक्शन में जरूरी है, आएगा ही आएगा, ये तो करना ही है। अब आ जाते हैं जहां से क्वेश्चन होने वाला है आपका शुरू, और वो रहेगा मेरा ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, क्या रहेगा अपने पास? ये ऑक्सीडेशन हाफ। भाई बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, रटना कुछ नहीं है, मेरे साथ साथ समझो। आपके पास जो आई नेगेटिव है, आप पहले आई नेगेटिव को लिख लो यहाँ पे। ठीक है, हमें पता ही आई नेगेटिव का क्या बना के दे देगा आपको, ये आई नेगेटिव का आगे बना करके दे देगा आपको I2। ठीक है, आई नेगेटिव का क्या बना करके दे देगा? ये आपको I2 बना के दे देगा। अभी उसके आगे 6 14 जो भी लिखा है कुछ मत लिखो, आपको क्या पता है ये आई नेगेटिव का I2 बना देगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। इधर 2 आयोडीन है तो मैं यहां भी इसके आगे 2 लगा देता हूं ताकि ये अपने पास बैलेंस हो जाए। ठीक, अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर -2 का चार्ज है और राइट हैंड साइड पर कोई चार्ज नहीं है, राइट हैंड साइड पे न्यूट्रल हो रखा है। तो -2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? भाई इधर -2 है तो क्या मैं इधर -2 कर सकता हूं? क्योंकि -2 को 0 नहीं कर सकते, -2 को 0 करने के लिए +2 करना पड़ेगा, और प्रोटॉन ऐड नहीं होता है चार्ज काउंटर करने के लिए। चार्ज काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड होती है। इट मींस जो 0 है वो -2 बन सकता है। 0 -2 कैसे बन सकता है? जब मैं राइट हैंड साइड कितना ऐड कर दूंगा? मैं राइट हैंड साइड जब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि भाई 0 में अगर -2 ऐड हो जाए तो 0 में -2 ऐड होने का मतलब -2 ही होता है। तो यहां भी -2 हो गया चार्ज, और यहां भी कितना हो गया आपके पास? -2 हो गया। अब देखो आपका आंसर कितना सिंपल तरीके से निकल जाएगा। जब आपके पास दोनों हाफ बन गए, बैलेंस है, अब दोनों को जोड़ना है, लेकिन इस तरीके से जोड़ना है कि फाइनल इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन है ये ना बचे। मेरे पास एक तरफ 6 मोल इलेक्ट्रॉन बनती है, ऑक्सीडेशन हाफ में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये कैंसिल हो जाने चाहिए। कैसे होंगे? जैसे मैथ्स में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हुए होते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दूं, अगर पूरी इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाए और उसके बाद में इसको इसमें ऐड कर दूं, तो उधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है एलएचएस में, आरएचएस के 6, एलएचएस के 6, कैंसल, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग जो चीज करने जा रहे हैं उसको लिख देते हैं। इक्वेशन 1 में ऐड करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके? 3 से। देखो मैथ्स भी आ गई यहां पर, साथ साथ मैथ्स भी चल रही है। तो अपने पास ये वाली जो इक्वेशन इसका एलएचएस का क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव एंड प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। बाकी इसमें क्या जोड़ दिया मैंने? इसमें जोड़ दिया मैंने 3 2 6 I नेगेटिव। अब राइट हैंड साइड बना देते हैं। राइट हैंड साइड पे बनेगा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। आयोडीन का राइट हैंड साइड उठाएंगे तो 3I2 एंड प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने आपको बोला था मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें नहीं दिखाने होते, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल, और जो मेरे पास बच गया वो हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 मोल्स ऑफ I नेगेटिव, इट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3I2 प्लस 7 मोल्स ऑफ वाटर। ये लो भाई, ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल और सटीक तरीका, जिसमें कोई रटने जैसा कुछ नहीं है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हर बच्चा समझ सकता है। ठीक है, आपके पास हो सकता है 11th में आपने रिडॉक्स ना सीखा हो, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए इसमें आपको सारी चीजें लाइन टू लाइन बताई है, एक एक चीज। एक और चीज बता देता हूं कि कैसे पता करते हैं किसी का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है। वैसे ऑब्वियसली इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, आपको ना चार्ज मिलाने होते हैं। चार्ज कैसे मिलाने होते हैं? क्रोमियम से क्रोमियम पे चल जाओ। आप क्रोमियम से क्रोमियम पे जब चल जाओगे तो आपको पता है इधर क्रोमियम पे चार्ज कितना है? +3। कितना चार्ज है इस पे? +3। लेफ्ट हैंड साइड की जो क्रोमियम है इस पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्या थी, कितनी आएगी? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट x ले लेंगे तो 2x, ऑक्सीजन पर होता है -2, -2 into 7 -14 इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज ऑन द आयन कितना है मेरे पास? -2 के इक्वल कर देंगे। तो 2x किसके इक्वल हो गया? 12 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? +6। तो आपका इधर वाला जो क्रोमियम है ना +6 में बैठा हुआ था, और उधर क्रोमियम किस में चला गया? +3 में। तो जब आपके पास चार्ज की वैल्यू कम होती है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट जब और घटने लगती है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही है तो रिडक्शन हो रहा है। प्लस में +6 से +3 चली गई। एक एग्जांपल के लिए अगर ये माइनस में होता, ये -6 से +3 जाता तो उल्टा होता, क्योंकि -6 से +3 जाने का मतलब है नंबर बढ़ रहा है। ठीक है,
ये पॉजिटिव में रिडक्शन दिखा रहा है, पॉजिटिव में लोअर हो रही है वैल्यू, घट रही है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज है, -1, और I2 का मतलब है आयोडीन और आयोडीन रहा होगा ये, तो इसमें ये जो आयोडीन होता है इस पे हम लोग 0 लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0। तो देखो ये -1 था, ये क्या था आपके पास, ये -1 था, ये -1 से इधर कितना बन गया, 0 बन गया। अगर कोई नंबर -1 से 0 बन रहा है तो इसका मतलब वो नंबर के अपने पास मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो नंबर का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो इट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीडेशन हाफ का काउंट हुआ और ये आपके पास रिडक्शन हाफ काउंट हुई। तो ये है आपके पास सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू बैलेंस ऑल द आयनिक इक्वेशंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, चाहे आप डाइक्रोमेट आयन की करो, चाहे आप अपने पास परमैंगनेट आयन की करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आपने तरीका सीख लिया है तो। ठीक है, इससे पहले वाला पार्ट पता होना चाहिए, देखो भाई I नेगेटिव से I2 बनेगा, ये नहीं बताएंगे आपको कोई, ये बता दिया तो कुछ बचा ही नहीं, फिर केमिस्ट्री किस काम की, जब आपको यही ना पता हो कि I नेगेटिव से I2 बना के दे देगा आपको डाइक्रोमेट, ये पता होना चाहिए, ये पता है तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन इसका। इसी के तरीके से एक और देख लेते हैं, और अब मेरे साथ साथ आप लोग भी करना, कोशिश करना कि मेरे से पहले सॉल्व कर दो। चलो देखो आपके पास सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर डाइक्रोमेट आयन जो है, डाइक्रोमेट आयन अब ऑक्सीडाइज करने जा रहे हैं किसको, SN2 पॉजिटिव को। ठीक है, मेरे पास टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 वाली है, तो Sn+2 ऑक्सीडाइज होने जा रहा है आपका। अब जैसे मैंने आपको बोला था, ये तो पता ही नहीं होगा कि भाई RHS में बनाना क्या है, लेकिन क्योंकि हम लोग इन चीजों को पढ़ चुके हैं तो मुझे पता है कि SN2 पॉजिटिव जो है, ये SN2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट होने वाला है, ये SN2 पॉजिटिव कन्वर्ट होने वाला है SN4 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होके, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 को जाने वाली है। ये नहीं गिवन होगा पर हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो भाई अपने पास जो रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ का मतलब है जहां रिडक्शन हुई है, किसकी होगी रिडक्शन, भाई टिन की तो होगी नहीं रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा आपके पास यहाँ पर, डाइक्रोमेट आयन का। हमेशा ही डाइक्रोमेट आयन का रिडक्शन होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैं यहाँ पर पूरी इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग अभी चाहो तो लिख सकते हो। पूरी इक्वेशन का मतलब है कि मैं इसको बता चुका हूं बैलेंस कैसे करते हैं, आई बात समझ में, तो हमें पता होना चाहिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं, और टाइम बचाएंगे एग्जामिनेशन में, इन छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाता है, ये बनाता है 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक ही लाइन में, यहां पर मैंने किसी बात पर डिस्कशन नहीं करा कि बैलेंस कैसे करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले पे आ जाते हैं जो कि रहेगा आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ। नेक्स्ट अगर ऑक्सीडेशन हाफ का डिस्कशन किया जाए तो ऑक्सीडेशन हाफ में किसका ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है हम लोगों को, क्या हमें यहां पर ऑक्सीडेशन देखने को मिला है SN2 पॉजिटिव का, बिल्कुल SN2 पॉजिटिव का मिला है। तो SN2 पॉजिटिव से क्या बन गया आपके पास, SN4 पॉजिटिव। भाई कोई मेटल आयन है, ये +2 से +4 में चला गया। अब अगर ये +2 से +4 में गया है तो कैसे गया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे ना। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ऑब्वियसली बात है इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये +2 से +4 हो गया। इसका मतलब था इसने 2 इलेक्ट्रॉन और लूज करे, तो मेरे को राइट हैंड साइड पर क्या लिखना पड़ेगा, मेरे को राइट हैंड साइड पर लिखनी पड़ेगी यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, ये +2 से +4 में गया तो कैसे गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर फेंके होंगे, तो इसलिए LHS में ना लिख करके इसको RHS में लिख रहे हैं। आप LHS में भी लिख सकते हो, बस माइनस करके लिखना पड़ेगा। अगर आप LHS में लिखना चाहते हो तो -2 इलेक्ट्रॉन लिख देना, बात एक ही है। अब उसके बाद आपको क्या तरीका है, देखो भाई और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, 3 तो पहले से ही बैलेंस है। अब तो अपने पास क्या बचना है बैलेंस होने को, चार्ज बचना है, वो वैसे ही बैलेंस हो गया होगा क्योंकि एक ही स्टेप में था। +4 -2 +2 +4 -2 +2 होता है, इधर भी +2 है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जिस चीज का हमें खास ध्यान रखना है वो ये है कि जब मैं दोनों इक्वेशन अब ऐड करूं मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कट जाने चाहिए, +6 +2, तो 2 को 3 बनाना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर अपने पास इक्वेशन को 3 से, और उसके बाद कर देंगे ऐड। तो इक्वेशन 1 में ऐड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को, किससे मल्टीप्लाई करके, अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करके। तो पहली वाली इक्वेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव एंड प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी इधर क्या आ जाएगा अपने पास LHS में +3 SN2 पॉजिटिव, इट गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 3 SN4 पॉजिटिव, और ये आ गया आपके पास 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या निकल करके आ जाएगा, देखो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं। फाइनल आंसर हो गया Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 SN2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव, ठीक है, ये भी एसिडिक मीडियम की ही रिएक्शन है। और इधर क्या आ गया, Cr3 पॉजिटिव बन गया रिडक्शन पर, बाकी अपने पास क्या बन रहा है 3 SN4 पॉजिटिव बन रहे हैं, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे 7 मोल्स ऑफ वाटर। ये आपका आंसर है।
ये क्या हो गया भाई मेरे पास, ये हो गया मेरे पास इस इक्वेशन का आंसर। फिर से एक ऐसे तरीके से निकाला है जिसमें कोई ये नहीं कहेगा कि भाई इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट और लॉजिक नहीं लग रहा है, ये तो सर ने रटा दिया, या हमारे टीचर ने कहा था ये तो रट लो, ये तो कोई आपके पास करा ही नहीं सकता है, सॉल्व हो ही नहीं सकता है। हर चीज हो सकती है, हर चीज के पीछे लॉजिक होते हैं। आपके ऊपर ये चीज है कि आप चीजों को कितना डीपली अंडरस्टैंड करते हो, आप चीजों के कितना पीछे पढ़ना चाहते हो। अगर आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको ऐसे ही आंसर्स मिलेंगे कि इसे रट लो, ये तो लिखा हुआ है, ऐसे ही होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। हर चीज के पीछे अपने पास रीजन से सपोर्ट किए जाते हैं, उसको रीजंस लॉजिक्स होते हैं। आपके ऊपर है कि आप उसके पीछे कितना पढ़ते हो, कितना डीप में जाकर के उस पर स्टडी करते हो, एनालिसिस करते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास, इसमें देखो डाइक्रोमेट आयन जो है, डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है अपने पास? एसिडिक मीडियम में Fe2 पॉजिटिव को। Fe2 पॉजिटिव जो कि आयरन के सॉल्ट से आया होगा, फेरस सॉल्ट है, फेरस सॉल्ट से क्या बन गया होगा उसका? फेरिक, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव जब अपने पास ऑक्सीडाइज होगा, वो ऑक्सीडाइज होकर के +3 में चला जाएगा। तो ये जैसे मैंने बोला था, ये इन्फॉर्मेशन कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। अगर ये गिवन हो जाए तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन के बारे में ये इतना आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें ये पता था पहले से, आपने तो पढ़ रखा है सब कुछ। अब आ जाते हैं, मैं यहां पर इस बार पहले रिडक्शन हाफ नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले कौन सा हाफ लिख रहा हूं? ऑक्सीडेशन हाफ, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन हाफ तो अब आपको याद हो ही गया होगा, मेरे को हो गया तो आपको भी हो ही गया होगा। ऑक्सीडेशन हाफ मतलब जहां हुई है ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? Fe2 पॉजिटिव की। क्या बना करके दे रहा है Fe2 पॉजिटिव आपको? Fe3 पॉजिटिव। इसके +2 का चार्ज +3 कैसे बना होगा? +2 का चार्ज +3 बनने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है यहां से। ये +2 का क्या बन गया अपने पास? ये +3 बन गया। तो मैं राइट हैंड साइड पर क्या लिखूंगा? एक इलेक्ट्रॉन लिख के छोड़ दूंगा। Fe को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चार्ज बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, चार्ज भी बैलेंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिडक्शन हाफ पर। अगर रिडक्शन हाफ पे देखा जाए तो रिडक्शन हाफ पे क्या हुआ है? रिडक्शन हाफ तो अब आपको वैसे ही याद हो गई होगी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। रिडक्शन में तो एक चीज कॉमन रहेगी, वो रहेगा Cr2O7 2 नेगेटिव। ये एसिडिक मीडियम में जाएगा तो 14H पॉजिटिव, 6 मोल इलेक्ट्रॉन अपने पास इसको रिड्यूस कराएंगे तो क्या बना देगा? ये बना देगा 2 मोल्स ऑफ Cr3 पॉजिटिव और +7 मोल्स ऑफ द वाटर। ये रहे आपके पास रिडक्शन हाफ। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोड़ते वक्त ध्यान रखना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इसमें जो आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं एक्सचेंज में, वो कैंसिल हो जाने चाहिए। यहां पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहां पर सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब पहली इक्वेशन जो है अपने पास, वो मल्टीप्लाई होगी 6 से। तो इक्वेशन 1 को कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई, और इसमें ऐड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव एंड प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? राइट हैंड साइड पर आएगा 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस इधर आ जाएगा 2 Cr3 पॉजिटिव एंड 7 मोल्स ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन से 6 मोल इलेक्ट्रॉन काट देने हैं, और जो इक्वेशन आपकी बची है वो मेरे पास क्या हो गई? यहाँ से फाइनल आंसर हो गई। आप देख सकते हो सब कुछ बैलेंस हो रखा है। चार्ज बैलेंस करके देखना चाहोगे, चार्ज भी बैलेंस हो रखे हैं। एटॉमिसिटी देखना चाहोगे तो जितने भी एटम्स हैं वो अपने आप की जो एटॉमिसिटी है उसको भी जस्टिफाई करते हुए आपको दिख जाएंगे। तो आई होप अब तक आपको समझ आ रहा होगा, मेरे साथ साथ इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जिनको दिक्कत है, कहीं पर किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम लग रही हो, जाकर के पिछला टॉपिक जरूर वहां पर रिविजिट करें कि मैंने जहां पर आपको बता रखा है +2 से +3 बनता है, H2S से S बनती है। तो ये हो गए अपने पास 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक और यहां से क्वेश्चन कर लेते हैं। आज मैं आपको भी इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने कंपाउंड से बनाता है मैं सबकी आयनिक इक्वेशन करा दे रहा हूं, सबकी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी तरफ से तो पूरा एफर्ट रहेगा कि आपसे आपके एग्जामिनेशन में कुछ ना छूटे, ठीक है। आपका बोर्ड्स एग्जाम जो है बहुत अच्छे से जाए। इवन आप कभी कॉम्पिटिटिव में भी बैठते हो तो वहां पर भी आपको पूरी की पूरी हेल्प मिल जाए। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये है अपने पास यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो H2S ऑक्सीडाइज होगी। सबसे पहले ध्यान रखना है, जब मेरे पास H2S का ऑक्सीडेशन कराएगा तो ये क्या बना देता है? यहाँ से ये बना देगा आपके पास सल्फर, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे सर सल्फर तो बन गया, ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन कहां गई? कहीं नहीं गई, यही है। ये रही आपके पास हाइड्रोजन, S+H2। क्या हो जाएगा अपने पास? S+H2। लेकिन हमें तो क्या करना है? हमें तो आयंस लेके आने ना भाई, तभी तो बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि इक्वेशन तो आयोनिक है। कैसे बनेगी आयोनिक? ये H2 बनाएगा इसको आयोनिक। देखो कैसे, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे बनी होगी? वो बनी होगी मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक और एटम आकर के अपने पास जुड़ा, तो हाइड्रोजन का बन गया मॉलिक्यूल H+H। लेकिन अगर उसको मैं आयंस की फॉर्म में लेकर के जाऊं, तो आयंस की फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या हुआ होगा? H पॉजिटिव का रिडक्शन होता है तो H बनता है,
और वैसे ही जब दूसरा H पॉजिटिव आयन आया होगा, इसका भी रिडक्शन हुआ होगा तो H बना होगा। और अगर अब मैं इसको जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2H पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। क्या ये बात आई समझ में? नहीं आई। H पॉजिटिव जो है, H पॉजिटिव का रिडक्शन हुआ तो H एटम बना, फिर एक और H पॉजिटिव आयन आया, उसका भी अपने पास क्या हुआ, रिडक्शन हुआ तो एक H एटम बना। और दोनों को अगर जोड़ दो तो क्या हो रहा है, 2 H पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस H2। या चलो एटम के तौर पे समझना चाहते हो तो ऐसा समझो, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो गैड्रोस लॉ लगता है भाई ये तो, कि जो अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के। तो 2 H पॉजिटिव आयंस आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इसने क्या कर दिया, इसने एक मॉलिक्यूल बना दिया यहाँ पे हाइड्रोजन का। ठीक है, 2 एटम जुड़ गए क्योंकि H बना होगा। क्या बना था यहाँ पर, H बना था, 2 H एटम बने थे तो उससे एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं H2 को क्या लिख सकता हूं, मैं H2 को ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 2H पॉजिटिव प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको तो आयनिक इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, अब आयंस लेके कहां से आओगे, तभी तो बैलेंस होंगे। तो ये लिखने जा रहे हैं इस बार, बस ये ध्यान रहे सभी को कि हमें करना क्या है। तो आ जाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ पर। जब आप इसके ऑक्सीडेशन हाफ को नोटिस करोगे तो मेरे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें क्या था, उसमें H2S थी, लेकिन मुझे H2S से क्या लिखना है, मुझे H2S का लिखना है S प्लस 2H पॉजिटिव, और इसके साथ साथ क्या लिखूंगा, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या पार्ट है, ये आपके पास पार्ट है H2, ये H2 ही है, ये H2 ही बन रही है, आयन की फॉर्म में दिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आयनिक बैलेंसिंग का होता है। ठीक है, नहीं तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद अब दूसरा क्या लिखना है, मेरे को पता है, दूसरा मेरे को लिखना है रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन हाफ तो फटाफट लिख देंगे एकदम तेजी से। क्यों लिख देंगे तेजी से, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो रट ही गया है बिल्कुल। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव एंड प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बना रहा है आपके पास, ये 2Cr3 पॉजिटिव बना रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर बन रही है 7 मोल्स ऑफ वाटर। देखो कितना आसानी से आ गया। फिर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले किस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास कैंसिल हो जाए। तो ऊपर बन रहे हैं 2 मोल, यहाँ नीचे बन रहे हैं 3 मोल। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, नीचे बन रहे हैं 6, तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ताकि ये 2 3 का क्या हो जाए 6। उसके बाद कर देंगे इसको ऐड, तो इक्वेशन 1 को कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद उसमें ऐड करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो यहां से क्या निकल करके आ जाएगी, 3H2S प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। देखो डाइक्रोमेट वाला जो अपने पास हाफ है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। बाकी यहां पे क्या हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पे आएगा 3S प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्लस कितना हो जाएगा, ये 2Cr3 पॉजिटिव एंड आ जाएगा यहाँ पे 7 मोल्स ऑफ वाटर। फिर अपने पास यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन से 6 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लेकिन इस बार 14H पॉजिटिव यहाँ पे, 6H पॉजिटिव यहाँ पे, तो 14 और 6, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो एक काम करता हूं, इसको इधर ही लेकर के आ जाता हूं। फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, Cr2O7 2 नेगेटिव पहले लिख रहा हूं, प्लस 3H2S, और 14 में से 6 गया तो 8H पॉजिटिव। बाकी राइट हैंड साइड पर क्या बचा, वहां बचे 2Cr3 पॉजिटिव, 3 सल्फर और प्लस 7 वाटर। ये लो एक और आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एक और क्वेश्चन की बैलेंसिंग, एक और आयनिक इक्वेशन आप लोगों ने बैलेंस कर दी है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे इस बार आपके पास जो ऑक्सीडेशन दे रखा है, देखो ऑक्सीडेशन किसका करना है हम लोगों को, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करना है आपके पास सल्फाइड आयन का। SO3 2 नेगेटिव का मतलब मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये सल्फाइड आयन है। आपको पता होना चाहिए सल्फाइड आयन को अगर ऑक्सीडाइज करा जाएगा तो क्या ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। सल्फाइड आयन ऑक्सीडाइज होने पर क्या बना देगा मेरे पास, सल्फेट। तो सल्फाइड का करना है सल्फेट, लेकिन ऑब्वियसली बात है कुछ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ होगा। ठीक है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले कौन सी हाफ सॉल्व करेंगे, चलो पहले सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, क्योंकि भाई रिडक्शन हाफ में तो सॉल्व करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब तो वो इतना इजी लगने लग गया है कि अब तो हम सभी कुछ कर ले रहे हैं। आ जाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ पे, आ जाते हैं। चलो ऑक्सीडेशन हाफ पे अगर देखेंगे तो जो आपके पास ये जो सल्फाइड है SO3 2 नेगेटिव है, इससे क्या बन रहा है यहाँ पे, इससे आपके पास बन रही है SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव था, उसने क्या बना दिया आपके पास ये SO4 2 नेगेटिव। थोड़ी जगह छोड़ देता हूं क्योंकि बैलेंसिंग करनी है। चलो ये आ गया आपके पास SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले आप देखो कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो बचे हुए एटम से क्या वो बैलेंस है, बिल्कुल वो बैलेंस है अपने पास, दोनों तरफ सल्फर सल्फर है। कुछ बैलेंस नहीं है यहाँ पर तो वो ऑक्सीजन है। लेफ्ट हैंड साइड पर 3 है, राइट हैंड साइड पे 4 है,
तो मुझे बताओ मैंने आपको क्या तरीका बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको कहा था कि राइट हैंड साइड पर अगर 4 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 4 करेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए मैं कितने वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ऐड कर दूंगा, इसमें एक, क्या ऐड कर दूंगा मैं यहां पर, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जहां मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा तो देखो ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2, तो इधर कितने H पॉजिटिव ऐड करेंगे, काउंटर करने के लिए 2 H पॉजिटिव ऐड करेंगे। बहुत अच्छी बात है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया अब तो हम लोगों ने, लेकिन कुछ यहां पर बैलेंस अभी भी नहीं है, तो वो है आपके पास चार्ज। अगर आप चार्ज देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर -2 बन रहा है, राइट हैंड साइड पर न्यूट्रल हो गया है सेल, -2 + 2, -2 + 2 होता है 0, और लेफ्ट हैंड साइड पर है -2, तो ये -2 को 0 नहीं करना है, आपको क्या करना है, न्यूट्रल वाले को -2 करना पड़ेगा, क्योंकि मैं -2 को 0 करने के लिए -2 में क्या जोड़ना पड़ेगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पर -2 है और राइट हैंड साइड पर 0 है, न्यूट्रल है, तो -2 को 0 करने के लिए +2 जोड़ना पड़ेगा। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ी जोड़ते हैं, क्या सिखाया है आपको, इसमें क्या जोड़ेंगे, इधर इसमें जोड़ेंगे हम लोग यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जहां आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े 0 में से -2 कटेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन -2 का चार्ज बनाएंगे, और 0 -2 कितना होता है मेरे पास, -2 हो जाएगा ये हाफ बैलेंस। चलो बहुत अच्छी बात है, तो देखो कितना सिंपली अपने पास चीजें होती चली जा रही है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है भाई, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप एग्जाम में बैठे और आपको एकदम से आपके अंतरात्मा से आवाज आ जाएगी कि जो सल्फाइड आयन होता है वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है। तो थोड़ा तो पढ़ के जाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट आप लगाओ, बाकी तो हम लोग यहाँ पर आपको पढ़ा ही रहे हैं, समझा ही रहे हैं सब कुछ। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रिडक्शन हाफ पर। तो रिडक्शन हाफ पर अगर देखें तो देखो रिडक्शन हाफ भाई, इस पे क्या होना है, इस पे तो हमारा फेवरेट Cr2O7 2 नेगेटिव, आपका मेरा फेवरेट डाइक्रोमेट आयन 14H पॉजिटिव 6 मोल इलेक्ट्रॉन कहां तक ले जाएगा इसको, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मोल्स ऑफ वाटर तक, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इसके बाद आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में जो खास बात है वो क्या है कि अपने पास जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल करने के लिए पहली वाली को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ देंगे दोनों को, और आपका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 को करा है 3 से मल्टीप्लाई, इसके बाद इसमें ऐड करी है इक्वेशन नंबर 2, तो ये बन जाएगा अपने पास 3 SO3 2 नेगेटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। अभी आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा, पहले बैलेंस कर लें फिर उसके बाद देखते हैं। बाकी राइट हैंड साइड पर बनेगी 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 मोल्स ऑफ वाटर। देखो अपने पास यहाँ पे 6 मोल इलेक्ट्रॉन से आप 6 मोल इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल कर दोगे, 6 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कट गया, फिर बाकी है 14 में से 6 जाएगा, 8H पॉजिटिव बचेंगे। इस बार क्या है, इस बार आपके पास H2O भी है, राइट हैंड साइड पर H2 है, तो एक काम करता हूं 3 वाटर को उधर भेज देता हूं ताकि 7 में से 3 जाए तो 4 बचे। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ गई, डाइक्रोमेट को पहले लिख रहा हूं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव, और उसके साथ अब अपने पास क्या बचा है, 14 और 6 8H पॉजिटिव। चलो ठीक है, फिर राइट हैंड साइड पर क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड पर 2Cr3 पॉजिटिव पहले लिख रहा हूं, 3SO4 2 नेगेटिव, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 मोल्स ऑफ द वाटर। ये आ गई आपके पास फाइनली वो इक्वेशन जो कि मेरे पास कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे अब आप ध्यान दो, देखो मैंने आपको क्या बोलता है, खास चीज बताता हूं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था कि ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम का है, ठीक है। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमने शुरू में थोड़ी जोड़ा इसमें अपनी मर्जी से कुछ H पॉजिटिव। क्या आपने अपनी मर्जी से कोई H पॉजिटिव जोड़ा, या मैंने यहां पर कोई H पॉजिटिव जोड़ा, मैंने नहीं जोड़ा कोई H पॉजिटिव। हुआ क्या, ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ में भी देख लो वहां पर H पॉजिटिव बन रहा है। रिडक्शन हाफ में क्या होता है, रिडक्शन हाफ में H पॉजिटिव बनते हैं आफ्टर बैलेंसिंग, तो आपकी इक्वेशन में ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी जो उन्होंने वहां पर पूछी होगी। तो कभी भी अपनी मर्जी से शुरुआत में ही कहीं भी गलत सलत H पॉजिटिव मत जोड़ देना, अपने कॉन्सेप्ट अपने बेसिक पर बने रहना जो आपको यहाँ पर सिखाया गया है। H पॉजिटिव कैसे आते हैं, जब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने जाता हूं तो ऑटोमेटिकली H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस हो जाता है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, आपको नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। तो ये लो एक और क्वेश्चन हो गया आपके पास, जहां पे सल्फाइड से बन रहा है अपने पास सल्फेट। चलो अब आ जाते हैं एक ऐसी चीज पर जो कि हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाए, कभी कभी एग्जामिनर परेशान करने के लिए ऐसी चीज भी कर देते हैं, डाइक्रोमेट आयन इन बेसिक मीडियम। अब आप कहोगे सर ये क्या लिया है, डाइक्रोमेट आयन इन बेसिक मीडियम ये क्या है।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है उसमें जो डाइक्रोमेट आयन है वो कौन से मीडियम में था? वो था आपके पास यहाँ पर एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में था मेरे पास? यहाँ पर एसिडिक मीडियम में था। तो बेसिक मीडियम क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार सारे के सारे क्वेश्चन एसिडिक मीडियम के कर लिए, अब बेसिक मीडियम भी देख लेते हैं। देखो होता क्या है, जो आपके पास डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 नेगेटिव को अगर मैं बेसिक मीडियम में डालूंगा मतलब OH नेगेटिव में, तो होगा क्या, ये क्या करता है, ये अपने पास क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेट आयन कौन सा हो गया? CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? CrO4 2 नेगेटिव में। अब आपको भी पता है कि ये बैलेंस तो है नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस तो मेरे को ही करना पड़ेगा। इधर 2 क्रोमियम है तो राइट हैंड साइड पर भी कितने क्रोमियम होने चाहिए? 2 क्रोमियम होने चाहिए। फिर क्या काउंट करेंगे? अब काउंट करेंगे ऑक्सीजन। 2 4 8 और 7 + 1 8, 7 + 1 8 और 2 4 8। तो अपने पास जो ऑक्सीजन है वो तो कंप्लीटली बैलेंस ही दिख रही है मेरे को। लेकिन अगर कोई चीज बैलेंस नहीं है तो वो कौन बैलेंस नहीं है? यहाँ पर OH। ठीक है, OH नेगेटिव के साथ जो H लगी हुई वो एक है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। सिंपल सी बात है, मुझे कम से कम एक H2O तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, कम से कम, है ना। एक H2O तो यहाँ पर लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इससे क्या हुआ, इससे राइट हैंड साइड पर ना 2 हाइड्रोजन हो गई, तो एक और एक ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा हो गई। 2 4 8 + 1 9 और इधर 7 है, तो कोई बात नहीं, 7 और 2 करते हैं 9, ऑक्सीजन भी 9 हो गई, इधर भी ऑक्सीजन 9, हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2। तो ये लो, एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब मैं अपने पास डाइक्रोमेट आयन को किस में डालता हूं? बेसिक मीडियम में, तो क्या होता है, डाइक्रोमेट आयन को अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो अपने पास किस में पहुंच जाता है? वो अपने पास पहुंच जाता है क्रोमेट आयन में। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने कि ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? चार्ज नाप लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव में जो क्रोमियम है, क्रोमियम को अगर आप देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आएगी? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कैसे निकालते थे, क्या बताया उसके लिए आपको रूल? क्रोमियम को x ले लेंगे तो 2x - 14 = -2, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, x की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो यहाँ पर आपका क्रोमियम है +6 में, और यहाँ पे अगर आप क्रोमियम के लिए काउंट करोगे तो देखो x - 8 = -2, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 - 2 6। यहाँ भी आपका क्रोमियम किस में है? +6 में है। ठीक है, यहां भी आपका क्रोमियम किस में है? +6 में। तो ना ही ये कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना ही अपने पास ये कोई रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है ये क्या है आपके पास? ये डाइक्रोमेट आयन है। ये डाइक्रोमेट आयन आपके पास टूट के किस में बदल गया? ये आपके पास बदल गया यहाँ पर Cr4 2 नेगेटिव में। आई बात समझ में? और एक बहुत खास चीज आपको बता देता हूं, अगर यही क्रोमेट आयन को हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे ना तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या बोला मैंने? इसका उल्टा हो जाएगा। ये जो दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। कैसे अपोजिट चलते हैं? छोटे भाई बड़े भाई वैसे भी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ये भी वही है। Cr4 2 नेगेटिव है ना, Cr4 2 नेगेटिव का मतलब है क्रोमेट आयन। अगर आपने इसको किस में डाला है? इसको आपने डाला है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में डालने पर ये बना देगा Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, ये भी अपने पास देखो किस में टूट गया? ये टूट करके अपने पास बन गया Cr2O7 2 नेगेटिव। वैसे टूटा नहीं है, होता क्या है, ऊपर वाला तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये प्रोपोर्शनेशन है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ये जुड़ रहा है असलियत में एसिडिक मीडियम में। अब जुड़ा होगा तो कैसे जुड़ा होगा? यहां पे 2 लगा दूं ताकि क्रोमियम बैलेंस हो जाए। बैलेंसिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉजिक भी आ जाएगा बैलेंसिंग के साथ साथ। कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पर? 8। यहां पर कितने दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं। तो मेरे को पता है कि मुझे कम से कम एक H2O तो ऐड करनी ही पड़ेगी। जहां मैंने एक H2O ऐड करी, इससे क्या हुआ? 2 4 8 हो गया, और इधर भी 7 और 1 8 हो गई। इधर क्या लिखना पड़ेगा? फिर 2 लिखना पड़ेगा ताकि हाइड्रोजन अपने पास बैलेंस हो जाए। अब लो, अब आ गया आपका लॉजिक। 2 क्रोमेट आयन जब जुड़े, 2 क्रोमेट आयन ने जुड़ने के बाद क्या बना दिया? एक डाइक्रोमेट आयन बना दिया। ठीक है, तो ये है आपके पास डाइक्रोमेट आयन और क्रोमेट आयन जब वो अपने पास डाले जाते हैं बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट और एसिडिक मीडियम में क्रोमेट। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं यहां से इस रिएक्शन के बारे में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं इस रिएक्शन के बारे में? मैं यहां से लिख सकता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव और प्लस वाटर, और ये कैसा हो गया मेरे पास? फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोसेस। ठीक है, मींस रिवर्सिबल चेंज है। ये बना रहा है 2 Cr4 नेगेटिव, ये आ गया आपके पास क्रोमेट आयन, और क्रोमेट आयन, और इधर क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को? 2H पॉजिटिव। ठीक है, Cr4 2 नेगेटिव। ये आ गई आपके पास एक फाइनल इक्वेशन जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड में जा रही है, मींस आपको बता रही है रिवर्सिबल चेंज है। डाइक्रोमेट आयन को अगर वाटर में डालेंगे तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। क्या कर देगा? ये अपने पास 2 क्रोमेट आयन अपने पास बाहर छोड़ देगा, और इसके जो 2 H पॉजिटिव थे वो बाहर निकल गए, जो कि वाटर से आए होंगे। तो ये है आपके पास यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट। किसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट?
जितनी भी अपने पास डाइक्रोमेट आयंस की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि आपसे बैलेंस करवाई जाएंगी। तो आई होप आज जितना भी मैंने आपको सिखाया है यहाँ पर, ये सब चीज आपको अच्छे से तो आई होप आज जितना भी हम लोगों ने सीखा है आपको अच्छे से समझ आएगा। एक एक इक्वेशंस आपने अच्छे से मेरे साथ सीखी होंगी, खुद से भी करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो KMnO4 बनता है, एक और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो KMnO4 होता है, उसके ऊपर भी वीडियो जो है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी, अवेलेबल है हमारे चैनल पर। सारी इक्वेशन मैं वहां पर कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लॉजिक के साथ। रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीजों को समझना है। तो चलो जल्दी मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें और सीखते रहें।